हेलो फ्रेंड्स, मैं जय श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्ज़ाम में। जैसा कि हम लोग यूपी टेट में हिंदी की तैयारी कर रहे हैं और पिछली वीडियो मैंने आप लोगों को वर्णमाला के बारे में बताया था, वर्णमाला पढ़ाया था हमने। और आज के उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए संधि आज हमारा टॉपिक है। आज हम लोग संधि को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी अपील है कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जैसे यूपी टेट की पूरी तैयारी आपको आसानी से कराई जा सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। संधि। संधि क्या है? संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल। संधि की परिभाषा देखें तो परिभाषा, संधि की परिभाषा, संधि किसे कहते हैं? संधि के दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार मतलब परिवर्तन, विकार का मतलब होता है परिवर्तन। जो विकार या परिवर्तन हो उसे संधि कहते हैं, उसे संधि कहते हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि कई बार प्रश्नों में आपसे पूछता है कि वर्णों के मेल से संधि बनती है कि शब्दों के मेल से संधि बनती है। यहाँ पे यूपी टेट में एक दो बार ये प्रश्न पूछ चुका है। जैसे अब यहीं पे संधि की परिभाषा है और समास में क्या होता है? समास में दो शब्दों के मेल से जो परिवर्तन होता है, समास कहलाता है। समास कहलाता है। अब यहाँ पे आप समझिए कि दो वर्णों के मेल से संधि कहलाती है और दो शब्दों के मेल से समास कहलाता है। वर्ण क्या होता है? वर्ण वो होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो वर्णमाला में पढ़ाया था कि मुख से निकलने में सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। और शब्द दो शब्दों से मिलकर, जैसे आप देखिए दो वर्णों से मिलकर शब्द बनता है। जैसे आप यहाँ पे राम लिखा और प्लस आपने यहाँ पे आज्ञा लिखा, ये एक शब्द है और ये एक शब्द है, तो ये रामाज्ञा हो गया, रामाज्ञा। ये आपका समास हो गया। ये एक शब्द ये मिला और एक शब्द ये मिला और दो शब्दों के मेल से जो परिवर्तन हो वो आपका समास कहलाए। लेकिन यहीं पे आप वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है, जैसे आपने यहाँ पे आ प्लस ई जब दो वर्णों मिलते हैं तो आपकी, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे आ लिखा, ओ लिखा, इस वर्ग में परिवर्तन होगा ओ परिवर्तन बन के आएगा। दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है संधि कहलाती है। चलिए, ये तो आपने समझा कि संधि किसे कहते हैं, संधि की परिभाषा क्या है। आगे हम देखते हैं कि संधि के कितने भेद होते हैं और संधि कैसे पढ़नी है। संधि पढ़ने का बहुत बढ़िया ट्रिक भी है, याद करने की बहुत बढ़िया ट्रिक है। चलिए आगे देखते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं। संधि के तीन भेद हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा आपका है व्यंजन संधि, और तीसरी आपकी है विसर्ग संधि। ये तीन प्रकार की संधियां होती हैं। प्रश्न सीधा पूछता है कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के आपके तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यहाँ पे एक एक करके हम पूरी संधि को पढ़ेंगे। ऐसे कितने उपभेद होते हैं, इसके कितने उपभेद होते हैं, इसके कितने उपभेद होते हैं, ये सब चीज़ों को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे आज के वीडियो में। क्रम से पढ़ते हुए आज के वीडियो में केवल हम आपको स्वर संधि 3 लेक्चर में आपका ये पूरा संधि आपकी कंप्लीट होगी। आज हम लोग
केवल स्वर संधि लेके चलते हैं। स्वर संधि कितने भेद होते हैं, स्वर संधि किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं। स्वर संधि, शब्द से ही आपको पता चल रहा है स्वर। स्वर व्यंजन हमने आपको पढ़ाया है, वर्णमाला का वीडियो आप देखिए। अब स्वर संधि है। स्वर संधि का मतलब ये है कि दो परस्पर स्वरों का मेल, स्वरों का मेल स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि कहलाता है। जब दो स्वर एक दूसरे से मिलते हैं और जिसमें मेल होता है, जो परिवर्तन होता है, वो स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद होते हैं, जो इस प्रकार है। दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, तीसरा आपका गुण संधि, चौथा आपका यण संधि, और पांचवा आपका आयादी संधि। ये आपके मुख्यतः स्वर संधि के भेद हैं। 5 प्रकार के स्वर संधियां होती हैं, दीर्घ संधि, वृद्ध संधि, गुण संधि, यण संधि और आयादी संधि। अब इसमें से हम लोग पूरा विस्तृत इसका देखेंगे कि यण संधि कैसे बनती है, वृद्ध संधि कैसे बनती है, दीर्घ संधि कैसे बनती है। इसको पूरा विस्तृत रूप से पढ़ेंगे और एक ट्रिक के हिसाब से पढ़ेंगे, जैसे आपको कोई तकलीफ ना हो पेपर में। और आप इसको जब पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि कितना बढ़िया ट्रिक के द्वारा समझाया गया है। चलिए पहले हम लोग देखते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि दीर्घ का मतलब क्या होता है। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो दीर्घ संधि हम लोग समझते हैं, जहाँ पर इसकी एक नियम जो है इसका है, नियम देख लीजिए। उसके बाद हम आपको इसमें ट्रिक बताएंगे कि इसको आपको देखते ही कैसे ये पता चल जाएगा कि ये दीर्घ संधि है। सबकी एक अपनी अपनी ट्रिक है। ऐसी आपको हम ट्रिक बताएंगे पहचाने की संधि की, कि आपको देखते ही पता चल जाएगा कि कौन सा दीर्घ संधि है, कौन सी वृद्ध संधि है, कौन सी गुण संधि है। तुरंत देखते ही आपको ये पता चल जाएगा कौन सी है। और जब मैं इसका आपको MCQ कराऊंगा तो आप बिना देखे, बिना ही कुछ समझे, आप तुरंत उत्तर बता देंगे कि हाँ ये संधि है। इतनी बढ़िया आपको हम ट्रिक बताएंगे। चलिए देखते हैं इसका नियम क्या है। दीर्घ संधि का नियम क्या नियम है दीर्घ संधि का, इसको हम आप लोग पूरा विस्तृत तरीके से देखेंगे। जब आ, ई, उ के पश्चात आ, ई, उ, आ, ई, उ स्वराय वहाँ दीर्घ संधि होती, वहाँ दीर्घ संधि होती है। परिभाषा आपको याद है, लगभग YouTube में जितने लोगों ने पढ़ाया है, परिभाषा न बता के केवल आपको बता दिया कैसे बना, आया आपको ट्रिक बता दी। परिभाषा, आपको जो किसी चीज़ की परिभाषा पता है और किसी चीज़ की आपको नियम को पता है, तो आप उसको तुरंत आप सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको पूरा विस्तृत रूप से पढ़ाते हुए चल रहा हूँ कि आपको आगे हिंदी में किसी चीज़ की भी कोई तकलीफ ना हो। जैसे जब आ, ई, उ, छोटा आ, बड़ी छोटी, बड़ा के पश्चात बड़ा आ, छोटी बड़ा उ स्वर आते हैं, तो वहाँ पे आपकी दीर्घ संधि होती है। जैसे पहला वर्ण आपका ये है, पहला वर्ण 2 वर्णों के मेल से बनता है। पहला वर्ण आपका छोटा आ
छोटी ई और छोटा ऊ है, और दूसरा वर्ण आपका, दूसरा वर्ण बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ है, तो इन दोनों के मेल से, इन दोनों के मेल से कोई भी शब्द आपका दीर्घ हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे, जैसे यहां पे एक चीज और देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, हर्ष या दीर्घ स्वर, हस्व या दीर्घ स्वर आए, जब हस्व या दीर्घ स्वर आ ई उ के पश्चात जब हस्व या दीर्घ स्वर आए, जब हस्व या दीर्घ स्वर आए तो वहां पे आपकी दीर्घ संधि होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने विद्यालय, विद्यालय लिखा, तो आप इसमें देखेंगे जब इसको आप तोड़ेंगे दो वर्णों में, तो आप लिखेंगे क्या, विद्या धन आलय। विद्या धन आलय जब लिखेंगे तो आपको इसमें आप पहला वर्ण देखिए लास्ट का, तो आ बड़ा आ है और इसमें भी आपका बड़ा आ है, ये तो आपको विद्या धन आलय आपका ये बन गया। अब जैसे आप लिखेंगे यहाँ पे देवार्चन, मान लीजिए आप यहाँ पे लिख रहे हैं, दूसरा एग्जांपल देखिए, देवाचन, ठीक, ये आपका पूरा। आप यहाँ पे जब इसकी आप संधि विच्छेद करेंगे, देव धन अर्चन, आपने यहाँ पे ये वा के बाद जो आ है और यहाँ पे आ है, इन दोनों को मिलके आपका बड़ा आ हुआ है, तो आपका ये हो गया देवार्चन, ये आपकी वृद्धि संधि है। अब आपको इसमें एक ऐसी ट्रिक बताएंगे कुछ उदाहरणों के साथ कि आपको देख के तुरंत लग जाएगा कि हाँ ये दीर्घ संधि ही है। चलिए हम आपको बताते हैं, इसका पूरी ट्रिक बताते हैं कुछ एग्जाम्पलों के साथ। आपने नियम देख लिया कैसे दीर्घ संधि बनती है, पूरे ध्यान से पढ़िए और जल्दी में न रही कि हम एक पढ़ लिया और हमारा हो गया। नियम जब तक आपको पता नहीं रहेगा तब तक आप एक दिन पढ़ेंगे दूसरे दिन आप भूल जाएंगे, नियम आपको पता होना चाहिए। दीर्घ संधि के हम कुछ आपको उदाहरण बता रहे हैं और आप वहां पे देखेंगे, आप इसको तुरंत आंख मूंद के हम आपको ट्रिक बताएंगे कि आप आंख मूंद के तुरंत बता पाएंगे कि ये कौन सी संधि है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे शिवालय, विद्यालय, देहांत, देवार्चन, देवार्चन, पराधीन, अब इन उदाहरणों को आप देखिए, यहाँ पे आप ट्रिक समझिए क्या ट्रिक है। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, जहां पे भी आप देखिए कि आपको दूसरे शब्द में आपको बड़ा शब्द दिख रहा है, बड़ी पाई दिख रही है आपको, सब में देखिए आपको बड़ी पाई आपको दिख रही है। जिस भी संधि में आपको बड़ी पाई या दीर्घ शब्द दूसरे शब्द में देखने को मिले तो वहां आपका दीर्घ संधि होती है। आप यहाँ पे देख रहे हैं शिवालय में वह जो है आपका, ये आपकी वह आप देखिए यहाँ पे तो आपका दीर्घ है। विद्यालय में आप यहाँ पे देखेंगे तो दीर्घ है। देहांत में आप देखेंगे तो हाँ आपका दीर्घ है। देवार्चन में आप देखेंगे दीर्घ है। पराधीन में आप देखेंगे तो दीर्घ है। ये इसकी पहचान है कि जब भी आप किसी भी संधि में बड़ा शब्द देखिए तो समझिए कि आपके वहाँ पे ये दीर्घ संधि, ये आपकी ट्रिक है, इसको आप समझिए, ये ट्रिक आप याद किए रहेंगे। ट्रिक आपकी है जिस भी
जिस भी वर्ण में आप दीर्घ शब्द देखेंगे, दीर्घ शब्द, वह दीर्घ संधि कहलाएगी, दीर्घ संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। ये ट्रिक जो है आप हमेशा याद करिए, ये आपको कभी भी फंसने नहीं देगी कि आप कैसे संधि को पहचानेंगे। ये आप जब यहाँ पे देखेंगे शिवालय में वाह, विद्यालय में बड़ा है, देहांत में हा बड़ा है, देवार्चन में आ बड़ा है और पराधीन में रा बड़ा है, यहाँ पे आपकी ये दीर्घ संधि कहलाती है। इसको आप याद करेंगे तो आपकी दीर्घ संधि कभी भी गलत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। चलिए अब आगे हम दूसरी संधि पढ़ते हैं, गुण संधि। आपने दीर्घ संधि देख ली, स्वर संधि आज हम पूरी कंप्लीट करेंगे, कल हम आपको व्यंजन संधि पढ़ाएंगे। एक दिन में पूरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग गुण संधि के बारे में पढ़ रहे हैं। गुण संधि क्या होती है, गुण संधि कैसे समझा जाएगा, इसकी भी क्या ट्रिक होती है। जैसे इसकी पहले परिभाषा समझिए। मैंने आपसे पहले ही कहा कि हर एक की परिभाषा का जानना अति आवश्यक है। देखिए, जब आ या बड़ा आ के पश्चात ई, ऊ और री आए तो इनका ए, अर और ओ बन जाता है। जैसे आ के बाद आ के पश्चात के बाद ई, ऊ, री आए तो ए या आर ओ बन जाता है। जब आ और बड़ा आ के पश्चात ई, ऊ, री ये दीर्घ और लघु दोनों हो सकता है आए तो इनका जो रूप है, इनका रूप ए, आर और ओ में बन जाता है। अर्थात आ के पश्चात ई, ऊ, री आए, इनका जो विकार होता है ए, आर और ओ में बन जाता है। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे इतना देखिए कि पहला शब्द अवर्ण आपका जो आ है उसके पश्चात ई, ऊ, री आता है तो ये आपका ए, आर और ओ बन जाता है। चलिए इसका एक उदाहरण देखते हैं, उदाहरण के तौर पे इसको समझेंगे कि कैसे होता है। उदाहरण के तौर पे देखेंगे तो आपने यहाँ पे लिखा पहला उदाहरण, देवेंद्र। आपने जब देवेंद्र लिखा तब आप इसको जब संधि करेंगे तो देव धन इंद्र, तो आपने देखा इस वा और इस आ, यहाँ पे आपका छुपा हुआ आ और ई के मिलने से आपका क्या हुआ, ए हो गया। यानी कि आ प्लस ई के मिलने से ये ए हो गया तो क्या कहलाया, देवेंद्र कहलाया। तो इसी प्रकार से जब विकार हुआ तो मैंने आपको बताया था आ या बड़ा आ के बाद या के पश्चात दीर्घ या लघु ई, ऊ और री है तो ए में, ओ में और अर में परिवर्तन होता है, में परिवर्तन होता है। आपने देखा कि देवेंद्र में देवधन इंद्र, जब इसको हमने संधि किया देवधन इंद्र हुआ। देवधन इंद्र में आपका आ और ई मिलकर आपका ए में परिवर्तन हो गया, अब ये आपका देवेंद्र कहलाया। चलिए हम आपको कुछ उदाहरण देखें। उदाहरण के तौर पर हम कुछ ट्रिक बताएंगे कि ट्रिक से आप इसको कैसे याद कर पाएंगे कि ये गुण ही संधि है। चलिए कुछ उदाहरण हम आपके सामने देते हैं।
देवेंद्र, रमेश, सुरेश, दिनेश, महर्षि, देवर्षि, देवेंद्र, रमेश, सुरेश, दिनेश, महर्षि, देवर्षि, और यहाँ पे आप देखेंगे परोपकार, महोर्जनी, गंगोर्मी, महोर्मी। इस सब आप जब उदाहरण को देखेंगे तो आपको इसमें एक चीज कॉमन आपको समझ में आएगी। इनमें सब में कॉमन क्या है? हमने आपको बताया कि यह ए, ओ और अर में परिवर्तित होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ए है और ये ए है, रमेश है ए है, सुरेश में ए है, दिनेश में ए है, महर्षि में आप देखेंगे तो अर निकल के आ रहा है, महर्षि, तो आपका इसमें अर है। देवर्षि अर है। उसी प्रकार परोपकार, तो आप यहाँ पे देखेंगे ओ है। गंगोर्मी ओ है, मधोर्मी ओ है। ये आपकी ट्रिक है कि जब भी आप अंत के शब्द, जो बीच के शब्द देखते हैं, बीच में आप जब देखेंगे तो यहाँ पे देवेंद्र में ए है, रमेश में ए है, सुरेश में ए है, तो ये आपकी ट्रिक है कि आप जैसे ही संधि को देखेंगे कि जिसमें केवल एक पाई और एक पाई जिसमें है और अर में, ये आप जहां भी देखेंगे आपको ये गुण संधि ही मिलेगी। ये हमेशा गुण संधि ही होगी। इसको आप जिस ट्रिक को याद करेंगे, आप एक बार परिभाषा भूल भी जाते हैं और आपको ये ट्रिक याद है कि जहाँ पे ए ओ अर मिलता है बीच के शब्दों में, वो हमारा गुण संधि कहलाता है। सुरेश में, रमेश में, दिनेश में, देवेंद्र में, देवर्षि में, परोपकार में, गंगोर में, मधुर में, आपको सब में ये ट्रिक देख रहे हैं। जहाँ पे ये शब्द आपको बीच में मिले, याद रखिए कि बीच में, बीच वाले शब्द में आपको शब्द ढूंढना है, यहीं से विच्छेद होता है। तो आप देवेंद्र में, रमेश में देखेंगे तो आपको पूरी वही ट्रिक आपको समझ में आएगी। इस ट्रिक को आप याद करिए। आपको कभी भी संधि में कोई तकलीफ नहीं होगी, कभी याद करने में कि कौन से संधि पहचानने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप केवल इस ट्रिक को याद किए रहिए। चलिए, ये गुण संधि भी आपकी कंप्लीट हुई। अब आपकी वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए गुण संधि तक ही हम आपको आज छोड़ते हैं। कल हम आपको आगे की जो 3 संधियां हैं, आपकी वृद्धि संधि है, आयाज संधि और यण संधि है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमने कहा थोड़ा वीडियो लंबी जाएगी, ये पूरी संधि जब तक हम लोग समझ नहीं लेंगे तब तक पढ़ते रहेंगे। और एग्ज़ाम के व्यू में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपी टेट का एग्ज़ाम आपका होने वाला है, सी टेट का एग्ज़ाम आपका होने वाला है, या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हिंदी जरूर पूछी जाती है, तो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपकी हिंदी हमेशा काम आएगी। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।